जो है आज आपके एक बेहतरीन हिंदी की क्लास के जो सर हैं, आपको पता है उन्होंने बीएड किया हुआ है हिंदी से और क्या कहते हैं सीटेट और यूपीटेट उन्होंने क्वालिफाई है। ठीक है, तो एक अगर कहा जाए हमारे लिए तो महान ही है वह जो टीचर हैं आपकी हिंदी की क्लास लेंगे, बेहतरीन क्लास लेंगे। हमारे जो अजय सर हैं वो हमारे आपके साथ जुड़ने वाले हैं, तो उनका क्या कहते हैं क्लास को शेयर कर दीजिएगा और इनका उत्साह जो है वर्धन कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आज आपके नए सर आपके हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और आपके परिवार में जुड़ने वाले हैं। तो ठीक है, इनकी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और बताइएगा क्लास आपको हिंदी की कैसे लगी। ठीक है फ्रेंड, आइए सर, तो आप लोग वेलकम करिएगा हमारे नए सर हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार पटेल सिवंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास पूरी लीजिएगा। जैसा कि अभिषेक सर ने आपको बताया, मैं आज आपको हिंदी पढ़ाने के विषय में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि हिंदी आप कहते हैं, हिंदी शब्द जो है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए तो हिंदी शब्द दो शब्दों के योग से बना हुआ है। एक में होता है हिंद और दूसरा होता है दी। हिंद का अर्थ होता है अज्ञानता और दी का अर्थ होता है दलन। अर्थात दोनों शब्दों का अर्थ होता है अज्ञानता को दलन करने वाली भाषा हिंदी कहलाती है। अज्ञानता किसकी अज्ञानता? मन, मानव मन की। अभिप्राय कि मानव मन की अज्ञानता को दूर करने वाली भाषा का नाम हिंदी होता है। ये हिंदी का शाब्दिक अर्थ होता है। वैसे भी कहा जाता है कि ये भाषा सामान्यतः जन्म लेती है हिंदू शब्द से, या इसके पहले देख ले हमारी प्राचीन सभ्यता जिसे सिंध कहते हैं। सिंध से हिंद, हिंद से हिंदू और हिंदू से हिंदी, इस प्रकार से इसका विकास दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों हम आज इसका डिटेल नहीं, हम आज सिंपली इसकी तरफ चलते हैं। अब पहला पॉइंट होता है इसका, हिंदी शब्द जो है किस भाषा का शब्द है? हिंदी शब्द अगर देखें तो ये फारसी भाषा का शब्द कहा जाता है। स्वयं अपनी भाषा का शब्द ना होकर के हिंदी शब्द भी फारसी भाषा का शब्द कहा जाता है। इससे इसकी उत्पत्ति होती है फारसी शब्द से। अब देखते हैं हिंदी के तहत हमें आज पढ़ना है व्याकरण। व्याकरण पढ़ना है। आज हम जाने कि व्याकरण है क्या। हम क्लास 3 से पढ़ते आए हैं व्याकरण, वह माध्यम जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का ठीक ठीक पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना सीख जाते हैं, व्याकरण कहलाता है। लेकिन आज दोस्तों हम आपको व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ बताने की कोशिश करेंगे। व्याकरण शब्द देखें तो ये 3 शब्दों के योग से बना है, जिसमें बी, आ और कर्ण। कर्ण वैसे मुख्य शब्द देखें तो इसमें क्री धातु से ही कर्ण बना हुआ है। इसमें आ उपसर्ग और बी उपसर्ग दोनों मिल करके इस शब्द की महत्ता को बढ़ा देते हैं। अब इसका अर्थ देखें, बी का अर्थ होता है विशेष रूप से, विशेष रूप से। आ का अर्थ होता है आकलन और क्री का अर्थ होता है करना। अभिप्राय यह हुआ, व्याकरण शब्द का अर्थ यह हुआ किसी भी भाषा का विशेष रूप से आकलन करना। जैसा कि आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, हम ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस प्रकार से देखें, बी, आ, कर्ण, ये 3 शब्द है व्याकरण में। बी का अर्थ होता है विशेष रूप से, आ का अर्थ होता है आकलन और कर्ण का अर्थ होता है करना।
करण शब्द जो है क्री धातु से बना हुआ है, ये हमने पहले भी बता चुके आपको। तो अब देखते हैं किसी भी भाषा का विशेष रूप से आकलन करना ही व्याकरण कहलाता है। जैसा कि हम देखते हैं, हम लोग अपने घर की भाषा जो बोलते हैं जिसे हम बोली कहते हैं, जैसे अवधी हुआ, बघेली हुआ, छत्तीसगढ़ी हुआ, ये बोलियां जो होती किसी विशेष क्षेत्र की होती है। जब यही बोली बड़े स्तर पर चल करके राज्य स्तर पर जाती है या सरकारी कागजात, राजकीय काज आदि सब उसी भाषा में होने लगते हैं, तो वह एक भाषा का रूप ले लेती है। नहीं तो उसके पहले ये बोली होती है। तो अभिप्राय ये हुआ कि जब कोई बोली परिमार्जित होकर के शुद्धतम रूप में आ जाती है तब उसे हम भाषा का रूप दे देते हैं। तो हिंदी हमारी भाषा है या संस्कृत भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, सभी के लिए व्याकरण शब्द का उपयोग किया जाता है या व्याकरण जो है इन सभी भाषाओं को परिमार्जित करके शुद्ध रूप में परिनिष्ठित कर देता है। ये है व्याकरण। व्याकरण की महत्ता क्या है हमारी भाषा में, ये भी हमने आपको दर्शा दिया। व्याकरण के माध्यम से भाषा शुद्ध और परिनिष्ठित रूप को प्राप्त कर लेती है। दोस्तों आप देखते हैं इसके तहत एक चीज देखें, भाषा क्या है। भाषा शब्द जो है भाष धातु से निष्पन्न हुआ है। इसका भाष धातु से, जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी। अभिप्राय ये हुआ कि अगर हम इसकी वास्तविक डेफिनेशन पे जाएं, वास्तविक परिभाषा पे जाएं, तो कहा गया है किसी भी जीव के मुख से निकलने वाली मुख से निकली ध्वनि भाषा कहलाती है। लेकिन अगर हम आज के इस सच्चे अर्थ में जाएं तो भाषा ये कहलाता है व्यक्त वाणी। अगर हम देखें तो इसका अर्थ ये होता है जिसकी कोई सार्थक इकाई हो। भाषा कहा जाता है कि वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। अर्थात भाषा एक माध्यम है, वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान कर लेते हैं। हम बोल करके, कह करके, बोल करके, संकेतों द्वारा या लिख करके हम अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान कर लेते हैं। इनमें हम कह सकते हैं तो 3 प्रकार की ये भाषा दिखाई जाती है। भाषा के 3 रूप अगर हम देखें तो भाषा के 3 रूप देखते हैं। भाषा के वह 3 रूप कौन कौन से हैं? भाषा के 3 रूप, एक होता है लिखित, दूसरा होता है कथित, कथित को ही हम मौखिक भी कहते हैं, और तीसरा होता है सामूहिक। जब हम अपने विचारों को लिख करके एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, जब हम अपने विचारों को लिख करके दूसरे के पास भेजते हैं और वह हमारे उस लेख को पढ़ करके हमारे विचारों को समझ लेता है, तब वह लिखित भाषा के रूप में जाना जाता है। दूसरा कथित, जब हम मुख से बोल करके, कह करके एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो यह कथित भाषा के रूप में जाना जाता है। मौखिक इसीलिए कहा है क्योंकि मुख से बोली जा रही, इसीलिए इसे मौखिक का रूप दिया जाता है, नाम दिया जाता है।
तीसरी भाषा होती है सांकेतिक, तीसरा रूप होता है सांकेतिक का अर्थ है संकेतों द्वारा, इशारों द्वारा। जैसे जो गूंगा है, बहरा है, नहीं सुन पाता या दूर कहीं कोई हमारा मित्र है, हम उसे अगर बुलाना हुआ या उसे कुछ कहना हुआ तो संकेतों द्वारा हम अपने विचारों को उस तक प्रसारित करते हैं, जिससे वह हमारे भावनाओं को समझ लेता है। तो इस प्रकार भाषा के 3 रूप दिखाए गए हैं। आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं। हमें पढ़ना व्याकरण, व्याकरण से पहला बिंदु होता है, पहला चैप्टर आज हम देखते हैं जिसे हम कहते हैं वर्ण। वर्ण नामक चैप्टर पढ़ते हैं। वर्ण क्या है, पहले इसकी परिभाषा देखें। वर्ण को सामान्यतः साधारणतः अक्षर कहते हैं, लेकिन वर्ण की अगर देखें तो वास्तविक परिभाषा देखें तो कहा जाता है ऐसी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके। ऐसी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। अभिप्राय, वर्ण के लिए कहा जाए कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसे 2 भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये वर्ण की परिभाषा होती है। अब देखें वर्ण के भेद। वर्ण के भेद अगर देखें तो वर्ण के 2 भेद हो जाते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। अगर स्वर की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है उच्चारण स्वयं से, या कह लें कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उसे स्वर कहते हैं। और व्यंजन के लिए कहें कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, और जो स्वयं से उच्चारित होते हैं, जिनके उच्चारण में दूसरे की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्वर। स्वर की परिभाषा हमने देख ली, स्वर किसे कहते हैं। अब देखते हैं स्वर के भेद, स्वर के और रूप देखते हैं। स्वर जिनके उच्चारण में दूसरे की सहायता नहीं ली जाती, ये स्वर अगर देखें तो कुल संख्या इनकी 13 होती है। और कहा जाए मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर तब 11 होते हैं। और इसमें तीसरा प्रश्न बनता है स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने, तो यहां भी आंसर इसका 11। मूल स्वर 11 होते हैं। जब यही पूछे स्वर कितने होते, इसमें कुल या मूल न लगाए तब भी आप 11 कहेंगे। जब यहां से दर्शा दिया कुल स्वरों की संख्या तो 13 आप कहेंगे। अब ये कौन कौन से हैं स्वर पूरे देख लेते हैं। हाँ देखें ये कुल हो गए। अब यहां से लेकर के यहां तक ये हो गए 11 स्वर, जिन्हें मूल स्वर कहें
या स्वर कहते हैं। और ये तो जो होते हैं इन्हीं दो को कहा जाता है जो यहां से निकाल दिए जाते हैं तो बराबर 11 हो जाते हैं। अब इन दो स्वरों का पहले डिटेल पढ़ लेते हैं। इन दो स्वरों को अयोग वाह कहा जाता है। अभिप्राय यह हुआ कि जो व्याकरणाचार्य लोग हैं उन लोगों ने इन स्वरों को इन दो को क्यों स्वर की श्रेणी में नहीं रखा, क्यों इनको व्यंजन की श्रेणी में रख दिया। तो इसके लिए कहा जाएगा तो देखिए कहा गया अयोग वाह, तो मतलब ये हुआ कि आ के योग का वाह का मतलब वाहन करने वाले, यानी आके योग का वहन करने वाले। स्वर किसे कहते हैं? स्वर की परिभाषा हमने आपको बता दी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वयं से होता है, जिनके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं। अब इन स्वरों को कहा गया है ये कुल स्वर जो होते हैं 13 होते हैं, इन्हें 13 गिना जाता है। और अगर देखें कुल की संख्या 13 होती है, मूल स्वर जो होते हैं अगर हम कहें मूल यानी मुख्य स्वर में मूल स्वर में 11 गिने जाते हैं। और अगर यही प्रश्न कहे स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर कितने होते हैं, तो स्वर 11 होते हैं। जब भी बात आए स्वर कितने और मूल स्वर कितने और कुल स्वर कितने, तो आप इन 3 पॉइंट को निश्चित तौर पर ध्यान रखें। अब देखते हैं स्वर के भेद। हाँ, ये बात हम बताना भूल गए आपको। हाँ, ये देखें कुल स्वर मूल स्वर में हम यहाँ पे काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये कुल 13 स्वर हैं जिनमें 13 की संख्या आपको दिखाई गई है। 13 में से अगर हम रखें मूल स्वर और स्वर जिसे कहते हैं उनमें से ये 11 को दर्शाया जाता है, 11 को ही मूल या स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखें हमारे ये व्याकरणाचार्य लोग जो है, व्याकरण के विद्वान लोग जो है, इन दो स्वरों को क्यों नहीं रखते मूल स्वर में, क्यों इनको स्वर की श्रेणी में नहीं रखते? कारण ये है कि ये विद्वान लोग इनको कहते हैं क्या, इनको कहते हैं अयोग वाह, अयोग वाह कहते हैं। अयोग वाह का अर्थ क्या है आइए जानते हैं। आ का मतलब आ, योग का मतलब योग का, योग का, वाह का मतलब वाहन करना, वाहन करना, करना वाहन मतलब होता है ढोना, ढोना यानी ले जाना, साथ लेकर चलना। अब ये मतलब इसका हुआ आपके योग को साथ लेकर के ढोना। अभिप्राय कि हर समय आ का साथ लेना, आ का सहयोग लेना, बिना आ के इनका कोई अस्तित्व है नहीं। जैसा कि आप पढ़ ही सकते हैं अंग, अंग, अंग में आ रहा है, बिना आ के इसकी कोई महत्ता नहीं है। अगर हम देखें ये जो इसकी मात्रा कहलाती है इसको हम पढ़ ही नहीं सकते, बिना आ के हम इसको पढ़ नहीं सकते। आप उच्चारण करके देख सकते हैं, जब भी आप इसे पढ़ेंगे तो आ आएगा साथ में, सेम ये आ ही होता है। इसको भी अगर हम पढ़े, इसकी मात्रा को भी पढ़े आ, तो बिना आ के इसको हम पढ़ नहीं सकते। तो इस प्रकार हमारे इन विद्वानों ने जो है इन दोनों स्वरों को स्वर की श्रेणी में न रखते हुए व्यंजन की श्रेणी में मान्यता दे दी है। या कह ले कि इन दोनों स्वरों को अयोग वाह के लिए कहा गया है, अयोग वाह कहा गया है इन दोनों स्वरों को। और इन दोनों स्वरों का दोस्तों मैं बता दूं आपको, इन दोनों स्वरों का अपना एक पर्सनल नाम भी है। एक नाम होता है अंग को अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार यानी जो नाक के सहारे बोला जाता है।
दूसरा है विसर्ग। विसर्ग यानी आह को विसर्ग कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये स्वर का हमने डिटेल देखा। अब हम देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद, आइए पढ़े स्वर के भेद। भेद पहले देखते हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा के आधार पर अगर स्वर के भेद देखें तो इसके 3 भेद होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद, वह 3 भेद कौन कौन से होते हैं तो आइए देखते हैं। पहला भेद होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर पहला होता है। दूसरा अगर देखें तो दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ। और तीसरा अगर कहें तो प्लुत होता है, प्लुत। आइए देखिए इसका डिटेल। ह्रस्व, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, छोटा या लघु। छोटा या लघु स्वर कौन सा होता है? आप केजी से पढ़ते आए हैं इन 12 स्वरों को। इनमें से आप देखते हैं 4 स्वर इसके तहत निर्धारित किए गए हैं, जिनमें है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, नहीं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये 4 को ह्रस्व के तहत रखा जाता है। अब देखें दीर्घ। अब दीर्घ में देखें तो कहा जाता है बड़ा आ होता है, बड़ी ई होती है, बड़ा ऊ होता है, ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है और औ होता है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें प्लुत में क्या रखा गया? प्लुत में कुछ नहीं है। देखो इन्हीं को, ये तो 11 हो गए, 11 की संख्या इसमें दर्शा दी गई। और एक प्लुत स्वर की जो श्रेणी में रखा गया, ये संस्कृत के तहत रखा गया। इसका चिन्ह यस का होता है। अब परिभाषा के तौर पर अगर देखें ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं तो इसकी परिभाषा होती है ऐसे स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व कहते हैं। एक मात्रा का समय। और दीर्घ में जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे दीर्घ कहलाता है। और प्लुत में कहा जाए जिनके उच्चारण में 3 या अधिक, 3 या 3 से अधिक मात्रा के उच्चारण का समय लगे, उन्हें हम प्लुत स्वर के तहत रखते हैं। जैसे अगर बोल रहे हैं आ, तो हमारे गले से देखो थोड़ी सी आवाज निकले, थोड़ा सा दबाव पड़ रहा, आसानी से आ रहा है, एक मात्रा का समय लग रहा है। और यही भी अगर हम कहें आ, तो बोल के देखें आप 2 गुना ताकत, यानी दीर्घ के तहत, यानी 2 मात्रा का समय इसमें लग रहा है। और अगर दूर कहीं हमारा मित्र है या दोस्त है या अगर कोई पर्सन है, उसे हम बुला रहे हैं तो लिखते हैं हे, जोर से बोलते हैं, तो उसके उच्चारण में हम 3 मात्रा का समय निर्धारित किया गया है। इसी को हम प्लुत कहते हैं। वो बालक, यहाँ पे 3 मात्रा का समय निर्धारित हो रहा है। अभिप्राय यह हुआ कि मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद आप पाए, जिसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये अब दूसरा देखते हैं, दूसरा आधार क्या होता है। पहला मात्रा के आधार पर, दूसरा देखें व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरा भेद देखें व्युत्पत्ति के आधार पर। लाइक से बोल दीजिए। जी जी। व्युत्पत्ति के आधार पर अगर देखें तो व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद दिखाए गए। 2 भेद कौन कौन से दिखाए गए? जिसमें एक है मूल स्वर,
और दूसरा होता है व्युत्पन्न स्वर। व्युत्पन्न स्वर, मूल स्वर में अगर देखें, मूल का मतलब मुख्य होता है, मुख्य स्वर जिनसे अदर स्वरों का निर्माण होता है उन्हीं को मूल स्वर कहते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए किससे बनता है। जैसे एक आ है, एक आ से दूसरा आ बन जाता है, एक ई से दूसरी ई बन जाती है, छोटा ऊ से बड़ा ऊ बनता है दो के मिलाने से। तो यानी मूल स्वरों में अगर देखें तो मूल स्वरों में आ होगा, ई होगी, ऊ होगा, ये होंगे मूल स्वर। और दूसरा अगर देखें तो जो आप पढ़ रहे हैं व्युत्पन्न स्वर, व्युत्पन्न स्वर में दो भेद आप पा जाते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान दें, मूल स्वर में री भी आ जाती है। व्युत्पन्न स्वर अगर देखें तो व्युत्पन्न स्वर के दो भेद हो जाते हैं। एक होता है दीर्घ स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। ये दो भेद होते हैं। इन देखो मूल में तो हमने पढ़ लिया चार को। अब देखते हैं व्युत्पन्न में दो भेद होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ में कौन कौन से हैं? दीर्घ में आप पढ़ते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये पढ़ते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और संयुक्त में अगर आप पढ़ते हैं, संयुक्त में पढ़ते हैं ए, आई, ओ, आओ। संयुक्त का अर्थ होता है मिला हुआ। अदीर्घ का मतलब बड़ा, यानी छोटे से बड़ा हो जाता है, और संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। मिला हुआ मतलब इन चारों में कुछ ना कुछ मिला हुआ है, दो का योग है कहने। तो ये दो का योग कौन कौन सा इन चारों में दिख रहा है? जैसे ए है, ये किससे बना है? संयुक्त यानी मिला हुआ, किन दो से मिला हुआ है? ए, ये मिला हुआ है आ और ई से। आ और ई मिल करके ये बन जाता है। और ऐ देखें, ऐ बनता है आ और ए से, और ओ बनता है आ प्लस ऊ से, और औ बनता है आ और ओ से। इस प्रकार से ये संयुक्त स्वर गिने जाते हैं। देखो दोस्तों, हमने पढ़ा व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो भेद हमने पढ़ा, एक मूल स्वर पढ़ा, दूसरा व्युत्पन्न स्वर पढ़ा। अब मूल स्वर में चार पढ़ा, आ, ई, उ, री, जो मूल है इन्हीं से दूसरे स्वरों का निर्माण होता है। अब कैसे दूसरे का निर्माण हुआ है? अब ये देख ले, मूल में आ है, एक आ से दूसरा बन जाता है। यहाँ पे देख ले आ और ई, ये दोनों देखो मिल करके दूसरे स्वर को बना दिया है। अब ये मुख्य है और इन्हीं मुख्यों से दो अदर स्वर बन गए हैं। अब ये दो आ मिल करके बड़ा आ बन गया है, दो ई मिल करके बड़ी ई मिल गई है, और दो ऊ मिल करके बड़ा ऊ मिल गया है। इन्हीं से ये भी बना है। उत्पन्न जैसे कहते हैं व्युत्पन्न, उत्पन्न हुआ है। अब देख ले, इन्हीं आ और ई से मिल करके ए बन गई है, आ और ए से मिल करके ऐ बन गया है, आ और ऊ से मिल करके ओ बन गया है, आ और ओ से मिल करके औ बन जाता है। तो ये दूसरा पार्ट आपका खत्म होता है। आइए देखते हैं तीसरा भेद क्या है। हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर। अब देखते हैं जिह्वा पर प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। जिह्वा पर प्रयोग के आधार पर, जिह्वा पर प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। इसके लिए अगर देखें तो इस पे आप तीन भेद निर्धारित कर सकते हैं। जिह्वा पर प्रयोग के आधार पर इसके तीन भेद कौन कौन से हो सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला होता है अग्रस्वर, और दूसरा होता है मध्य स्वर, और तीसरा होता है पश्च स्वर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अग्र स्वर यानी ऐसे
स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा के आगे वाले भाग से होता है, अग्र भाग से होता है, उन्हें अग्र कहते हैं। और ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा के पीछे वाले भाग से होता है, पश्च कहलाता है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा के मध्य मिडिल भाग से होता है, उन्हें मध्य स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। तो आइए हम इन 11 स्वरों को देखते हैं कौन किसके भाग से उद्धार जो है उच्चारित हुआ है। पहला देखते हैं आ, छोटा आ बोल करके अगर हम देख रहे हैं तो ये मध्य स्वर हो रहा है, आ बीच से आ रहा है। और दूसरा देखते हैं आ, बड़ा आ, तो देखिए बड़ा आ अगर हम देख रहे हैं आ पूरा मुख हमारा खुल जा रहा है, ये पश्च स्वर में आ जाता है। फिर आती है ई यानी छोटी ई, ये अग्र हो जाती है। फिर आती है बड़ी ई, ये भी आपकी अग्र स्वर में ही निर्धारित हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा मुख पूर्ण रूप में खुल नहीं रहा है, न पीछे के भाग से पूर्ण उच्चारित हो रहा है, इसलिए ये ई आगे भाग से उच्चारित होने के कारण इसे हम अग्र स्वर में रखते हैं। फिर आता है ऊ को अगर देखें तो पश्च स्वर में निर्धारित किया गया है, दोनों ऊ पश्च स्वर में। फिर आता है ए अगर देखें तो ई की तरह इसका उच्चारण है ए और ए दो के दोनों इसी में जाते हैं अग्र स्वर। फिर बचता है ओ का उच्चारण पश्च में जाता है और औ का उच्चारण भी पश्च में जाता है। इस प्रकार आप देख चुके जिह्वा पर प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद, जिसमें अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर को आपने पढ़ा है। कोई दिक्कत नहीं, मैं कटवा दूंगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर करना न भूलें। और ऐसे ही मजेदार वीडियो, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मैं बराबर देता रहूंगा। सो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। चलो अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट होता है कौन सा? देखिए अगला भाग होता है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण के आधार पर अगर स्वर के भेद का हम डिटेल करना चाहें तो इसमें कौन कौन से होंगे देखते हैं। पहला होगा भेद कंठ, दूसरा होगा ताल, तीसरा होगा ओष्ठ, फिर होगा मूर्धा, फिर होगा कंठताल और फिर होगा कंठोष्ठ। अगर हम कहें तो 6 भागों में डिवाइड किया गया। 6 भागों में उच्चारण के आधार पर स्वर के 6 भेद। वो 6 भेद कौन कौन से हैं देखें। कंठ होता है, ताल होता है, ओष्ठ होता है, मूर्धा होता है, कंठताल होता है, कंठोष्ठ होता है। ये 6 भेद आपके दर्शाए गए हैं। सॉरी। तो इन 6 भेदों में से देखते हैं कुल 11 स्वरों को हम इन 6 पार्टों में किस किस पे हम इसको हम फिट करते हैं देखते हैं। देखिए कंठ ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा पूरा गला खुल जाता है। बोल के देखें आ यानी जिनके बोलने में हमारा पूरा गला खुल जाता है उनको हम कंठ से उच्चारित कहते हैं। तो स्वरों में ये 2 ही होते हैं, आ और आ।
अब तालु दूसरा है विकल्प तालु। तालु उसे कहते हैं कि जिसके उच्चारण में दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में हम देखते हैं हमारे तालु तालु दैट प्लेस जहां पे हम रोटी खाते हैं और ऊपर चिपक जाती है उसको हम तालु कहते हैं। तो जहां हमारी जिह्वा अगर तालु से टकरा रही है जिन स्वरों के उच्चारण में उनको हम तालु या तालव्य स्वर कहते हैं। तो ऐसे स्वरों में देखते हैं ई दोनों ई जो है उसका अनुसरण करती है। तो ई जो होता है तालु से उच्चारित। फिर होता है ओष्ठ। ओष्ठ अभिप्राय यह है कि यहाँ पे जहां पे जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे ओष्ठ की अभिक्रिया होती है यानी ओष्ठ के सहारे उच्चारित किए जाते हैं या दोनों ओष्ठ आपस में क्रिया करते हैं जिन स्वरों के बोलने में ऐसे स्वरों को ओष्ठ से उच्चारित स्वर कहा जाता है। इनमें देखें दो होते हैं उ और उ, दोनों उ ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। फिर आते हैं मूर्धा। मूर्धा दोस्तों मूर्धा उस प्लेस को कहते हैं जहां पे वह प्लेस जब हम अपनी जिह्वा को उल्टा धनुष की तरह मोड़ते हैं। जैसे तालव्य में तो होता है अपनी जिह्वा को चिपकाते हैं ऊपर तालु में, लेकिन मूर्धा में वही जिह्वा उल्टा धनुष की तरह हम टेढ़ा करते हैं। बोल के देख ले, जैसे अगर व्यंजनों में देखें टा तो यहाँ पे आप स्वर में पढ़े री बोलते हैं तो जिह्वा हमारी धनुष की तरह मुड़ जाती है री। अब ये हो गया 4। अब बचा 2 कंठ तालु और कंठ ओष्ठ। तो कंठ तालु का मतलब ये हुआ कि कंठ भी रखा तालु भी रखा। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कंठ की भी सहायता ली जाए और तालु की भी सहायता ली जाए। दोनों कंठ में देखते हैं कंठ इसमें होता है ए और आई। अब कैसे कहोगे? तालु देखो हल्का सा तालु का सहारा ले रहा है और पीछे से आवाज आ रही है ए आई, ये कंठ तालु में समाहित है। और इसके बाद कंठोष्ठ में देखें वही बात ओ और औ, ये दोनों स्वर कंठोष्ठ में होते हैं। तो ये हुआ आपके स्वर का भंडार। स्वर हम 4 पार्ट में डिवाइड किए, इसको 4 प्रकार से भेद हमने दिखाया स्वरों का। क्वेश्चन कैसे बन सकता है बताइए इसके बाद। हाँ देखिए हमने दिखा दिया स्वर के 4 भेद, 4 प्रकार से इसका हमने वर्गीकरण किया स्वर का। पहला आपने पढ़ा मात्रा के आधार पर और दूसरा पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर और तीसरा पढ़ा जिह्वा पर प्रयोग के आधार पर और चौथा आप अभी पढ़ रहे हैं देख रहे हैं उच्चारण। चौथा हुआ उच्चारण। अब एक बार हम आपको रियलाइज करा दें, मात्रा के आधार पर आपने 3 भेद पढ़ा, ह्रस्व दीर्घ बुलंद पढ़ा। उत्पत्ति के आधार पर आपने 2 भेद पढ़ा, एक मूल स्वर पढ़ा और एक व्युत्पन्न स्वर पढ़ा। अब मूल स्वर और व्युत्पन्न स्वर में पढ़ा, व्युत्पन्न के 2 पार्ट पढ़े, एक रहा है दीर्घ स्वर, दूसरा रहा संयुक्त स्वर। और जिह्वा पर प्रयोग के आधार पर आपने स्वर के 3 भेद पढ़े, अग्र स्वर पढ़ा, मध्य स्वर पढ़ा, पश्च स्वर पढ़ा। फिर आप उच्चारण के आधार पर पढ़ा, उच्चारण के आधार पर जो है स्वर के 6 भेद आपने पढ़ा। अब देखते हैं इन स्वरों से किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा पेपर में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न कैसे कैसे आपको इससे मिलेंगे, कितने प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। देखिए पहला होता है कह देगा मात्रा के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 2, 3, 4,
5। ये 4 विकल्प आपके सम्मुख रख दिया। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद होते हैं। तो देखो आपको तभी जब सटीक याद होगा कि मात्रा के आधार पर 3 भेद होते हैं। स्वर जो है 3 भेद दिखाए मात्रा के आधार पर, जिसमें आप ह्रस्व पढ़े, दीर्घ पढ़े, पुरुष पढ़े। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हो गया। ऐसे ही स्वर के किसी भी पार्ट में 4 प्रकार से आपने इसका डिवाइडेशन देखा है। स्वर का 4 प्रकार के इन भागों में आपको इस प्रकार के प्रश्न मिल सकते हैं। अब दूसरे प्रकार से प्रश्न को देखते हैं। एक प्रश्न और देख लें। कहा है निम्न में संयुक्त स्वर है। निम्न में संयुक्त स्वर है कौन सा? आ, ई, चार विकल्प आप सम्मुख आगे 4 विकल्प आपके सम्मुख है। ये चारों विकल्पों में देखें संयुक्त स्वर पूछ रहा है। जब आपको करेक्ट पता होगा संयुक्त स्वर में कौन कौन से निहित की गए हैं तब आप पाओगे। संयुक्त स्वर दीर्घ और संयुक्त 2 पार्ट आप किसके पढ़े हैं? व्युत्पन्न स्वर के। व्युत्पन्न स्वर किसके आधार पर मिले हैं आपको? ये रहे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद आपने पढ़ा, मूल स्वर और व्युत्पन्न स्वर। व्युत्पन्न स्वर में 2 पार्ट आपने पढ़ा, दीर्घ और संयुक्त पढ़ा है। तो संयुक्त में 4 ही आपने पढ़ा है, ए, ऐ, ओ, औ। 4 को आपने संयुक्त में पढ़ा है। उन चारों में से संयुक्त को ही दिखाया गया है। तो अभिप्राय आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये हुआ दूसरे टाइप का प्रश्न। अब अगर देखें अगला प्रश्न देख लें। अगला कहा स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? तो आपको सीधा पता है स्वर कितने होते हैं। स्वर 11 होते हैं। अब यहाँ पे अगर कुल शब्द लगाया होता स्वर कुल कितने होते हैं तब आप 13 कह सकते थे, अन्यथा नहीं। अगला बिंदु देखें। अगला प्रश्न किस प्रकार से बनाया जा सकता है? देखें निम्न में कंठ उच्चारित स्वर है। निम्न में कंठ उच्चारित स्वर है। कौन सा है कंठ उच्चारित स्वर? कंठ उच्चारित स्वर में देख लें आ, ए, औ, ई। इन 4 में से हम आप किसको कहेंगे कि कौन सा कंठ उच्चारित स्वर हो सकता है? तो देखो कंठ हमने जो पढ़ा है ये करेक्ट आंसर आप हो सकता है। और ए, हाँ एक चीज और ध्यान दें, जिस दिन आप ये सोच करके पढ़ेंगे, जिस दिन आप इस तरीके से अध्ययन करना आरंभ कर देंगे कि ये 3 विकल्प क्यों नहीं हो सकते, ये एक ही विकल्प क्यों हुआ है, ये 3 विकल्प क्यों नहीं हो सकते, जिस दिन आप ऐसा सोचना आरंभ कर देंगे उस दिन आप से भी एक अच्छे स्टूडेंट कहे जाएंगे। कैसा? जैसा कि आप देख रहे हैं ए, अगर कहा गया कंठ से उच्चारित स्वर आ है तो ए क्यों नहीं है भाई? 3 विकल्प बचे, औ क्यों नहीं है, ई क्यों नहीं है? जिस दिन आप इस पे गुणन करना प्रारंभ करेंगे उस दिन आप अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे। देखिए हम आपको विचार करते हैं आ ही क्यों है? अगर आ है तो रट्टू विद्या है आपकी, सिर्फ रटा है आपने। ए क्यों नहीं है या ये क्यों नहीं है? तो ये के लिए सीधा कंठ आपने पढ़ा है। ये जो है ये कंठ ताल दोनों से उच्चारित होने वाला है। और जो है ये कंठोष्ठ है और ये जो है ताल है।
यानी हम 4 विकल्पों में से एक को ही क्यों सही मानते हैं और 3 क्यों गलत है, किस आधार पर 3 गलत हैं। जिस दिन ऐसा विचार करना आरंभ कर देंगे उस दिन हम स्योर ही सफल हो जाएंगे, स्योर। आइए दूसरा प्रश्न देखें इस पे। दूसरा प्रश्न देखें, निम्न में अयोगवाह वर्ण है। अयोगवाह वर्ण है। देखो यहाँ पे प्रश्न में वर्ण दे दिया गया, स्वर नहीं रखा, स्वर को नहीं रखा, लेकिन आपको ध्यान हो, पता हो कि स्वर भी एक वर्ण है और व्यंजन भी एक वर्ण है। दोनों वर्ण में है तो हमने अभी वर्ण ही पढ़ा है, वर्ण में स्वर को ही पढ़ा है, तो आप विकल्प निर्धारित करते हैं कौन सा विकल्प होगा। देखें ये विकल्प दे दिया आपको, अयोगवाह वर्ण है, जैसे दे दिया ओ, आ, और बड़ी, इसमें अयोगवाह छांटने को दे दिया है आपको, तो आपने श्योर पढ़ा है अयोगवाह किसे कहते हैं, डेफिनेशन पे जाओ। अब देखो जो आके योग का वाहन करे, जिनका उच्चारण बिना आके नहीं होता है, उन्हीं को अयोगवाह कहते हैं। यानी अब को आप अयोगवाह की श्रेणी में रखते हैं। बाकी ये जितने हैं उन 11 स्वरों में से गिने जाने वाले ये 3 स्वर हैं। हाँ तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त होती है। अगले दिन हम व्यंजन को लेकर के फिर से आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। हाँ तो इसके लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके सम्मुख नए नए वीडियो लेकर के फिर से उपस्थित हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।